तो बच्चों आज हम लोग इस न्यू वीडियो लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 6 में बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के यानी जटिल यौगिकों के या उप सहसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। कैसे इनका नोमेनक्लेचर किया जाएगा, कैसे इनका नामकरण किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और इसमें कुछ नियम होंगे। और जैसे पहला नियम है बच्चों, यदि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जटिल यौगिक है, जिसमें काउंटर आयन यानी सह आयन क्या हो, पॉजिटिव। आपको पता है कि जैसे K4FeCN6 है तो ये पहले पोटेशियम आ गया, इसका मतलब काउंटर आयन क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको हमेशा पहले लिखा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए काउंटर आयन जैसे CuNH3 4SO4 तो यहां पर काउंटर आयन SO4 हो गया तो इसको हमेशा लास्ट में लिखेंगे। यानी निगेटिव अगर काउंटर आयन होगा तो सबसे लास्ट में लिखेंगे, पॉजिटिव काउंटर आयन होगा तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। दूसरा रूल होता है इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी उप सहसंयोजन क्षेत्र में लिगेंड का नामकरण करते हैं। कैसे लिगेंड का नामकरण होगा? अगर कोई ऋणात्मक लिगेंड है जिसके नाम के अंत में IDE आता है, IDE आ रहा है तो E हटा करके O जोड़ देंगे। जैसे कोई ऋणात्मक लिगेंड मान लीजिए क्लोराइड है जिसका फार्मूला Cl- तो इस क्लोराइड का हो जाएगा क्लोराइडो। ब्रोमाइड का Br- तो इसका हो जाएगा ब्रोमाइडो। आयोडाइड का I- तो इसका हो जाएगा आयोडाइडो। सल्फाइड है S2- तो इसका हो जाएगा सल्फाइडो। नाइट्राइड है, नाइट्राइड N3- इसका हो जाएगा नाइट्राइडो। साइनाइड Cn- इसका हो जाएगा बच्चों साइनाइडो। इस तरीके से हम लोग इसका नामकरण करेंगे। दूसरा, अगर कोई ऐसा ऋणात्मक लिगेंड है जिसके नाम के अंत में ITE आ रहा हो या ATE आ रहा हो तो बस सिंपल करना क्या है, E हटा के O जोड़ देंगे। जैसे कार्बोनेट है तो कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3 सल्फेट का सूत्र होगा SO4 ऑक्सलेट का सूत्र होगा C2O4 नाइट्रेट का सूत्र होगा NO3 सल्फाइड का सूत्र होगा SO3 एसीटेट का सूत्र होगा CH3COO नाइट्राइट का फार्मूला होगा NO2। यहां पर NO2 पर भी माइनस चार्ज होता है या इसको हम लोग ONO भी लिख सकते हैं। अब इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। कार्बोनेट का हो जाएगा कार्बोनेटो, सल्फेट का हो जाएगा सल्फेटो, ऑक्सलेट का हो जाएगा ऑक्सलेटो, नाइट्रेट का हो जाएगा नाइट्रेटो, सल्फाइड का हो जाएगा सल्फाइटो, एसीटेट का हो जाएगा एसीटेटो और नाइट्राइट का होगा NO2- ONO। अगर NO2- है तो इसके लिए वर्ड यूज होगा बच्चों नाइट्राइटो N या N नाइट्राइटो भी लिखते हैं। और ONO के लिए होता है नाइट्राइटो O, इसको लिखेंगे या O नाइट्राइटो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों अगर कोई ऐसा ऋणात्मक लिगेंड आता है तो उसका नामकरण यानी एज अ लिगेंड वो होगा, बाहर होगा तब तो ऐसे ही सिंपल नाम से लिखा जाएगा। अगर वो काउंटर आयन के रूप में है तो उनको हम लोग सिंपल नाम से लिखेंगे, लेकिन जब वो लिगेंड के रूप में आते हैं तो इनको इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब हम लोग बात करते हैं इसमें तीसरा, लिगेंडों का नामकरण ही चल रहा है अभी। लिगेंड का नामकरण होगा, रूल अभी आगे है, रूल अभी लंबा चौड़ा है बेटा इसका। जब सारा रूल हो जाएगा समाप्त, जब सब कुछ आपको बता दिया जाएगा तब मैं आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कराऊंगा। तीसरा है उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड उनके सामान्य
नाम से लिखे जाते हैं, उनके सामान्य नाम से लिखे जाते हैं उदासीन लिगेंड। ठीक है, हम लोग बात करते हैं उदासीन लिगेंड कैसे लिखे जाएंगे। बच्चों देखिए, तीसरा, उदासीन लिगेंड जो होंगे वो अपने सामान्य नाम से लिखे जा रहे थे। यही हमें अभी आपको मैं तीसरे में बता रहा था कि जो भी न्यूट्रल लिगेंड है, यानी जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी उदासीन लिगेंड, उनका जो साधारण नाम है उसी के अकॉर्डिंग एज ए लिगेंड उनको लिखा जाता है। जैसे NH2CH2NH2, इसको आप EN कहते हो, उसका पूरा नाम एथिलीन डाई एमीन लिखा जाता है। C5H5N को शॉर्टकट में PY यानी पिरिडीन लिखा जाता है। C6H5 होल थ्राइस P, जिसको हम लोग कहते हैं PPH थ्राइस, P मतलब फास्फीन, PH मतलब फिनाइल, पूरा नाम होता है ट्राइफेनाइल। ये 3 बार है तो लिखते हैं ट्राइफेनाइल। C6H5 को फिनाइल बोलते हैं बच्चों, ठीक है, ट्राइफेनाइल फास्फीन। PH3 बस होगा तो इसको लिखेंगे फास्फीन। 2 पिरिडीन को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इसको लिखते हैं DIPY, इसको बोलते हैं बच्चों डाइपिरिडाइल। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रमुख लिगेंड हैं जिनका नामकरण इस प्रकार किया जाता है। जैसे H2O है तो एक्वा है, और CO है तो कार्बोनिल, CS है तो थायोकार्बोनिल, NO2 है तो नाइट्राइल, NO है तो नाइट्रोसिल, NH3 है तो एमीन, SO2 है तो सल्फोनिल, OH है तो हाइड्रोक्सो। धनात्मक लिगेंड अगर बच्चों आ गए तो उनके नाम के अंत में IUM जोड़ देते हैं। जैसे X+ हो गया हेलोनियम, जैसे Cl+ हो गया तो क्लोरोनियम, Br+ हो गया तो ब्रोमोनियम, ऐसे करके लिखेंगे। तो X+ मीन्स हेलोजन, X+ हो गया तो हेलोनियम लिखेंगे। NO+ के लिए नाइट्रोसोनियम, NH4+ अमोनियम, NH2NH3 हाइड्राजीनियम। हाइड्राजीन का फार्मूला होता है बच्चों NH2NH2, और जब ये हाइड्राजीन एक प्रोटॉन ले लेगा तो इसके ऊपर चार्ज हो जाता है NH2NH3+, तो इसको कहते हैं हाइड्राजीनियम। NO2+ को कहते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम लिखा जाता है। तो इस प्रकार बच्चों लिगेंड का नामकरण हम लोग कर लेते हैं, नोट करेंगे आप लोग इसको। अभी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग IUPAC नाम लिखना भी सीखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट रूल क्या है। यदि कोई जटिल यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लिगेंड है वो कॉमन है, साधारण है, जैसे क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, ऑक्सिलेटो, इस तरीके के हैं, तो उनके नाम के पहले जो उनकी संख्या है उसको लिखेंगे। अगर ये 2 बार है तो डाई लिखेंगे, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है टेट्रा, पेंटा, इस तरीके से हम लोग जोड़ करके, यानी उनके पहले प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये सब प्रीफिक्स जोड़ करके लिखते हैं। लेकिन ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पर बच्चों ज्यादा गलती कर देते हो। तो क्या होगा, लिगेंड का नाम ही यदि कोई संख्या हो, जैसे ये लिगेंड है देखिए EN एथिलीन डाई एमीन, अंदर ही डाई वर्ड आ रहा है, तो आप सोचिए कि ये EN का ट्वाइस है, यानी अगर हम ऐसे लिखें इसको डाई, फिर पूरा नाम इसके लिखें एथिलीन डाई एमीन, तो ये गलत माना जाएगा। अंदर भी डाई बाहर भी डाई, ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। तो इसलिए आपको याद रखना होगा कि यदि लिगेंड के नाम में ही कोई संख्या हो तो उनके लिए, जैसे कि डाइपिरिडाइल हो गया, ट्राइमेथाइलेमीन हो गया, या एथिलीन डाइएमीन हो गया, तो इनके लिए स्पेशल यानी विशेष प्रीफिक्स की जरूरत पड़ती है। ये 2 के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये साधारण प्रीफिक्स हैं, साधारण प्रीफिक्स हैं, लेकिन स्पेशल प्रीफिक्स में 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस। जैसे यहां डाई आ रहा है तो इसके लिए डाई वर्ड ना यूज करके, इसका 2 है, 2 का मतलब, ये 2 का मतलब क्या होगा, बिस, यहां पे बिस का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको याद रखना है, काफी ध्यान देना होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज ध्यान देने वाली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बच्चे समझ लोगे तो सारा काम समझ लो क्लियर हो गया। यदि कोई जटिल यौगिक धनात्मक हो या उदासीन हो, कैसे पता चलेगा बच्चों कि जटिल यौगिक धनात्मक है या उदासीन है। देखिए जैसे मान लीजिए K4FeCN6,
इसको तोड़ेंगे तो बनेगा K4 यानी 4K प्लस जितना पॉजिटिव चार्ज है, 4 पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर 4 नेगेटिव। तो ये बताइए कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ? ये कॉम्प्लेक्स है बच्चों नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आया नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी दिया है तब तो समझने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस तरह का कंपाउंड है तो आप इसको तोड़ के देख लेना। अगर काउंटर आयन लेफ्ट हैंड साइड में है तो कॉम्प्लेक्स हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन अगर काउंटर आयन राइट हैंड साइड में है, जैसे SO4 राइट हैंड साइड में अगर काउंटर आयन है, इसको तोड़ेंगे तो सल्फेट पे आएगा 2 नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा 2 पॉजिटिव। सल्फेट पे 2 नेगेटिव, इस पे आएगा 2 पॉजिटिव। तो ये धनात्मक यौगिक है। और अगर उदासीन है जैसे NiCO4 यहां कोई चार्ज नहीं है तो ये उदासीन है। तो बच्चों अगर कोई जटिल यौगिक धनात्मक हो या उदासीन हो तो उसके धातु के नाम के अंत में कोई सफिक्स नहीं लगाया जाता है, वो अपने सामान्य नाम से लिखे जाएंगे। जैसे Ag है तो सिल्वर ही लिखा जाएगा, गोल्ड है तो गोल्ड लिखा जाएगा, जिंक है तो जिंक, कॉपर, ये सब अपने सामान्य नाम से लिखे जाएंगे। लेकिन अगर ऋणात्मक अगर वो जटिल यौगिक है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में ATE सफिक्स यानी अनुलग्न जोड़ दिया जाएगा। जैसे Ag है तो इसका नाम लिखते समय Ag के लिए लिखेंगे अर्जेंटेट, Au के लिए लिखेंगे ऑरेट, जिंक के लिए लिखेंगे जिंकेट, Cu के लिए लिखेंगे क्यूप्रेट, Fe के लिए लिखेंगे फेरेट और प्लेटिनम के लिए लिखेंगे प्लेटिनेट, बी बोरेट, एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनेट, इस प्रकार लिखा जाता है। और अंत में बच्चों मैं आपको बता दूं कि सबसे लास्ट में हम लोग धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को रोमन नंबर में लिखते हैं। ये छठा रूल आप कह सकते हो कि अंत में धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को रोमन नंबर में लिखते हैं। यह हो जाएगा रोमन नंबर में उनको लिखा जाता है। अगर धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग लिखेंगे तो 0 है तो 0 लिख देंगे, माइनस में आएगा तो माइनस लिखेंगे, माइनस लगा के, जैसे -1 आ गया किसी धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या तो -1 करके लिखा जाएगा। तो यहां पर बच्चों आपके लेक्चर 6 में मैंने आपको क्या बताया? लेक्चर 6 में डिस्कस किया गया IUPAC नॉमेनक्लेचर के जितने सारे रूल हैं उनके बारे में डिस्कशन हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा आएगा उसमें मैं आपको IUPAC नामकरण कराऊंगा, यानी बहुत सारे उसमें हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। उस एग्जाम्पल्स के बाद तब यहाँ पे IUPAC नॉमेनक्लेचर हमारा बच्चों समाप्त होगा। तब तक आप लोग इस वीडियो लेक्चर को देख करके अच्छे से नोट्स बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को वेट करेंगे, वो तुरंत आपके सामने आएगा बच्चों, और उसको भी आप लोग करके नोट्स बनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे।